नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों आज 23 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था 74वीं मिस यूनिवर्स बनी। उत्तर फातिमा बोस 74वीं मिस यूनिवर्स बन गई। दूसरा प्रश्न पूछा गया था भारत का पहला वाणिज्यिक रॉकेट पीएसएलवी किस उपग्रह को लॉन्च करेगा। उत्तर सी ओशन सैट उपग्रह को लॉन्च करेगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था डेल इंडिया कंपनी का वरिष्ठ निदेशक और महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया। उत्तर सी अनुराग अरोड़ा जी को। चौथा प्रश्न पूछा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को मेजर नॉन नाटो अलायंस एमएनए घोषित किया। उत्तर सी सऊदी अरब देश को। पांचवा प्रश्न पूछा गया था भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना। उत्तर बी एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। छठा प्रश्न पूछा गया था भारत में पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा। उत्तर बी गुरुग्राम में टेस्ला का पहला सेंटर हमारे भारत में ओपन होगा। सातवां प्रश्न पूछा गया था देश में अक्टूबर 2025 तक कुल कितने डीमेट अकाउंट हो गए। उत्तर सी 21 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट हमारे देश में हो गए। आठवां प्रश्न पूछा गया था पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कहां से जारी की। उत्तर कोयम्बटूर डी कोयम्बटूर से जारी की पीएम किसान 21वीं किस्त। नौवां प्रश्न पूछा गया था 2025 में G20 का सम्मेलन कहाँ होगा। उत्तर साथियों बी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 10वां प्रश्न पूछा गया था वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा। उत्तर बी 23वें स्थान पर। 11वां प्रश्न पूछा गया था बिरसा 101 क्या है। उत्तर सी क्रिस्पर जीन थेरेपी है बिरसा 101। 12वां प्रश्न पूछा गया था विश्व मछुआरा दिवस मनाया जाता है हर साल 21 नवंबर को विश्व मछुआरा दिवस मनाया जाता है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज पहला प्रश्न पूछा गया आपसे ताइवान में बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर किसने खोला। एआई का हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर ओपन हुआ है अभी हाल ही में। उसको किया है साथियों गूगल ने। कहां पर ताइवान देश में। ताइवान देश में एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर ओपन किया है गूगल कंपनी ने। और यह गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा सेंटर होगा साथियों। देखिएगा गूगल ने गूगल ने ताइवान में बड़े एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर की स्थापना की। अमेरिका से बाहर यह गूगल का सबसे बड़ा केंद्र सेंटर होगा। कहां पर ताइवान। तो ताइवान का स्ट्रेटेजी को याद रख रहेंगे हम लोग। ताइवान की राजधानी है ताइपे। और साथियों यह चीनी गणराज्य का हिस्सा होता है। एक देश है लेकिन स्वतंत्र देश नहीं है याद रखिएगा। ताइवान देश है लेकिन स्वतंत्र देश नहीं है चीनी गणतंत्र गणराज्य का हिस्सा है। इसकी मुद्रा है ताइवान डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते। इसका पुराना नाम साथियों फार्मोसा द्वीप है। फार्मोसा द्वीप ताइवान का ही पुराना नाम है। अच्छा ताइवान स्वतंत्र देश नहीं है चीन की राजनीतिक इकाई है। वही बात साथियों कि चीनी गणतंत्र या गणराज्य का हिस्सा है स्वतंत्र देश नहीं है फिर भी देश है ताइवान। दूसरा प्रश्न पूछा गया है 29 पुराने लेबर लॉ के स्थान पर देश में कितने नए लेबर लॉ कोड लागू होंगे। उत्तर ए 4। साथियों हमारे देश में जो पुराना लेबर लॉ था जिसकी संख्या 29 थी पुराना 29 लेबर कानून था इसको समाप्त करके 4 नए लेबर लॉ कोड जारी किए गए हैं। साथियों देश काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज का उद्देश्य बदलता है। तो यह जो पुराना कानून था श्रमिकों से संबंधित वो जो नए प्रकार के श्रमिक जनरेट हुए थे जैसे गिग वर्कर्स हो गए एमएसएमई के वर्कर्स हो गए उनके हितों की रक्षा करने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसमें बातें नहीं कही गई थी। इस नाते यही कारण से इसको अपडेट करके 4 नए लेबर लॉ कोड अभी हाल ही में जारी कर दिए गए पुराने को समाप्त करके। डिटेल देखिएगा साथियों 21 नवंबर 2025 को देश में 4 लेबर कोड लागू होंगे जिसमें चारों कौन कौन से और कब बने थे ये भी याद रखिएगा। वेज कोड बना था 2019 में और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना था 2020 में। सोशल सिक्योरिटी कोड बना 2020 में। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में बना था। 3 2020 में और एक 2019 में। ये चारों जो है कानून बन गए थे लागू हुआ है 21 नवंबर 2025। किससे संबंधित है तो श्रमिकों से संबंधित है जो लेबर होते हैं उनसे संबंधित है। वर्तमान में लेबर का दायरा बढ़ रहा है साथियों इस नाते इसकी आवश्यकता महसूस की गई। देखिएगा गिग वर्कर्स एमएसएमई प्रवासी और जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले जो भी व्यक्ति थे उनके कानूनों को उनके जो अधिकार है उनके हितों की रक्षा करने के लिए इस कानून में स्थान दिया गया जगह दिया गया है।
गिग वर्कर्स किसको कहते हैं साथियों? गिग वर्कर्स जो डिलीवरी बॉय होते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप शॉपिंग करते हैं तो आपके घर तक जो पार्सल या पैकेट पहुंचाते हैं उनको कहा जाता है गिग वर्कर्स। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? टीवी दिवस साथियों, टेलीविजन दिवस हर साल मनाया जाता है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को दुनिया भर में टेलीविजन डे या टीवी दिवस मनाया जाता है। ये साथियों ट्यूबरकुलोसिस वाला नहीं है, ये टेलीविजन वाला दिवस है। विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1996 में इसकी शुरुआत की थी। अगर पूछा जाए हमारे भारत में पहली बार टीवी कब आया, हमारे भारत में पहली बार टीवी की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई थी। लेकिन टीवी पर पहले जो टीवी आई थी साथियों वो ब्लैक एंड व्हाइट थी। उसके बाद कलर टीवी, रंगीन टीवी कब शुरुआत हुई? 1982 में। और अगले साल 1983 में क्रिकेट विश्व कप हमारी भारतीय टीम ने जीता था। उपग्रह आधारित टीवी की शुरुआत कब हुई देश में? तो 1990 में सैटेलाइट बेस्ड टीवी की शुरुआत हो जाती है। टीवी का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने। टीवी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड जी ने। चौथा प्रश्न पूछा गया है, दुनिया की सबसे पुरानी क्रिकेट प्रतियोगिता एशेज 2025-26 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर होगा साथियों ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला जाने वाला दुनिया का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता है एशेज सीरीज। नाम सुने होंगे आप शायद साथियों कुछ लोग, एशेज सीरीज नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यह सबसे पुरानी क्रिकेट प्रतियोगिता है। डिटेल इसका देखिएगा, दुनिया की सबसे पुरानी क्रिकेट प्रतियोगिता एशेज सीरीज 2025-26 का आयोजन नवंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक यानी कि 3 महीने तक चलेगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इसमें 5 मैच खेले जाएंगे। टेस्ट मैच होता है, 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। साथियों जब क्रिकेट की शुरुआत हुई तो आरंभ में टेस्ट मैच ही सिर्फ होता था। बाद में एक दिवसीय मैच 60-60 ओवर के खेले जाने लगे। उसके बाद 60 से 50 ओवर का वनडे मैच हुआ और आज नया पैटर्न T20 भी आ गया है, T10 भी आ गया है साथियों। यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य ही खेला जाता है। एशेज सीरीज खाली दो देशों के मध्य खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला जाता है। दुनिया में पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? विश्व में पहली बार इतिहास में 1877 में यही दोनों देश खेले थे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहला टेस्ट खेले थे। और ये एशेज सीरीज की शुरुआत कब हुई थी? एशेज सीरीज की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुई थी, 1882 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? उत्तर होगा साथियों गोवा। गोवा में 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और हमारे भारत का है। भारत का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 56वें क्रम का, गोवा में आयोजित हो रहा है साथियों। यह प्रायः गोवा में ही आयोजित होता है। 56वें क्रम का है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक चलेगा। गोवा में आयोजन हो रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। और यह एशिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है, एशिया का सबसे पुराना फिल्म मेला है यह, जो 1925 में शुरू हुआ था। फेस्टिवल निदेशक इसमें कौन रहेंगे? तो शेखर कपूर जी रहेंगे। और आईफा अवार्ड की अगर प्रश्न पूछा जाए तो कंफ्यूजन हो जाए, ये जो है ये IFFI है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, जो गोवा में हो रहा है। और यहाँ पर आईफा अवार्ड समारोह यह जयपुर में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में आईफा अवार्ड समारोह हुआ। और गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हो रहा है। छठा प्रश्न पूछा गया है, 13 टीमों के विरुद्ध शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। महत्वपूर्ण तो साथियों क्रिकेट से दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बन गए जिन्होंने जितनी भी टीमें दुनिया भर में खेलती हैं उनके खिलाफ उन्होंने शतक जड़ा है। कैसे हैं? वेस्ट इंडीज के साई होप, वेस्ट इंडीज के साई होप ने दुनिया की जितनी भी टीमें हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलती है उन सब के विरुद्ध, यानी टोटल 13 टीमें हैं, उन सभी टीमों के विरुद्ध शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए ये साई होप वेस्ट इंडीज टीम के साथ। वेस्ट इंडीज के वनडे के कप्तान भी हैं साई होप। इन्होंने 13 टीमों के खिलाफ शतक लगा करके नया कीर्तिमान बनाया। पूर्व में यह रिकॉर्ड किसके नाम था? महिला जयवर्धने श्रीलंका के और वेस्ट इंडीज के ही क्रिस गेल, इन लोगों ने 12 टीमों के खिलाफ शतक लगाया था। सातवां प्रश्न पूछा गया है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन सा देश बना? उत्तर होगा सी, सेशल्स।
महत्वपूर्ण साथियों एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, हिंद महासागर की सुरक्षा करने के लिए हमारे भारत और कुछ सहयोगी देशों ने स्थापित किया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसी में अभी हाल ही में सेशल्स नया सदस्य बन गया। डिटेल देखिएगा क्या है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सीएससी का नया सदस्य सेशल बना, जो 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक जो नई दिल्ली में संपन्न हुई वहीं पर घोषित हुआ। ये क्या है? 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक, ये कोलंबो सिक्योरिटी का ही बैठक था साथियों। तो कोलंबो सिक्योरिटी का बैठक कहाँ हुआ? 2025 में हमारे भारत के नई दिल्ली में। या 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक कहाँ हुआ? तो हमारे भारत के नई दिल्ली में। इसका स्टैटिक जीके देखिएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसका अध्यक्ष एनएसए अजीत डोभाल जी हैं और गेस्ट कंट्रीज में कौन रहा? मलेशिया रहा। उद्देश्य क्या होता है? हिंद महासागर की समुद्री सुरक्षा, अपराध और आतंकवाद से निपटना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। किसने किया था? भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों देशों ने मिलकर के 2011 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना की थी। इसमें हम लोगों ने देखा साथियों, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में सेशल्स नया देश बना। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें नए सदस्य देश कौन बने, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिएगा, नाटो का नवीनतम सदस्य 32वां सदस्य बना स्वीडन, और G20 में नया सदस्य बना अफ्रीकी यूनियन, ये 21वां सदस्य बना इसमें साथियों, ये 32वां है। एससीओ में नवीनतम सदस्य बना बेलारूस, और आसियान में नवीनतम सदस्य बना पूर्वी तिमोर या ईस्ट तिमोर। आसियान में नया सदस्य बना। इतना जरूर याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। 8वां प्रश्न पूछा गया है, सीएजी ने कहां पर वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? उत्कृष्टता केंद्र मतलब एक्सीलेंस सेंटर। एक होता है साथियों जहां पर कोई इनोवेशन किया जाए, कुछ नया किया जाए, क्रिएटिव किया जाए, उसका जो हब होता है उसको एक्सीलेंस सेंटर बोला जाता है, हिंदी में उत्कृष्टता केंद्र। तो सीएजी ने वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए एक नया एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इसका उत्तर होगा साथियों हैदराबाद। हैदराबाद में यह स्थापित होगा। देखिएगा डिटेल इसका क्या है। भारतीय नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए हैदराबाद में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो नवाचार, अनुसंधान और पेशेवर कौशल विकास। नियंत्रक और लेखा परीक्षक से कुछ स्टैटिक जीके याद रखिएगा, संवैधानिक चीजें याद रखिएगा साथियों। सीएजी हमारे भारतीय संविधान का एक पद है जो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वर्णन है। ये फुल फॉर्म इसका कंट्रोलर, COMP होता है साथियों, TROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये फुल फॉर्म है इनका। इसको हिंदी में कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में हमारे देश के सीएजी हैं के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति साहब वर्तमान में हमारे देश के सीएजी हैं। और स्टैटिक जीके में आप याद रखेंगे कि फर्स्ट सीएजी, हमारे देश के प्रथम सीएजी कौन थे? तो वी नरहरि राव। वी नरहरि राव, ये हमारे देश के प्रथम सीएजी। अच्छा, सीएजी का काम क्या होता है साथियों? सीएजी का काम होता है पूरे देश के जो भी संसाधन है, जो भी खर्च हो रहा है पैसा, उसका ऑडिट करना। जैसे साथियों घर में भी अगर जो भी आय व्यय होता है उसका एक लेखा जोखा रखा जाता है, कंपनी में जो आय व्यय हो रहा है उसका लेखा जोखा रखा जाता है। ऐसे ही हमारे देश में जो भी खर्च हो रहा है या आगमन या निगमन हो रहा है, पैसे का आय या व्यय हो रहा है, उन सभी का लेखा परीक्षण के लिए, उन सभी का ऑडिट के लिए देश का सर्वोच्च पद है सीएजी का पद। 9वां प्रश्न पूछा गया है, बासमती चावल के जीआई टैग पर किस देश के साथ विवाद है? उत्तर होगा सी, यानी कि न्यूजीलैंड और केन्या दोनों देशों के साथ, न्यूजीलैंड और केन्या देशों के साथ बासमती चावल को लेकर के जीआई टैग विवाद है। याद रखे रहिएगा साथियों इसको। अभी हुआ क्या हाल ही में देखिएगा, बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर न्यूजीलैंड और केन्या के कोर्ट में हमारे भारत के एपीडा, जो कृषि निर्यात सर्वोच्च संगठन है हमारे भारत की, उसने याचिका दाखिल की थी, उसको खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स को आधार बनाकर जीआई सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। यहाँ कुछ शब्दावली आ रहा है, कीवर्ड आ रहा है, ट्रिप्स और एपीडा। ट्रिप्स क्या है साथियों? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ट्रिप्स एक कानून है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये फुल फॉर्म इसका। और एपीडा जो कीवर्ड है, ये हमारे भारत का सर्वोच्च कृषि निर्यात संस्थान है। हमारे भारत से कोई भी खाद्य सामग्री अगर दुनिया के अन्य देशों में सप्लाई होता है, निर्यात होता है, तो उसको रेगुलेट करने वाली संस्थान है एपीडा। एपीडा का फुल फॉर्म है साथियों एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड
प्रोसेस्ड फूड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट 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 और डी ए से डेवलपमेंट अथॉरिटी ये इसका फुल फॉर्म है, जिसका गठन 1986 में हुआ था। मतलब ये लागू हो गया था, पीडा हमारे देश में लागू 1986 में हुआ और ये एक्ट बना था 1985 में। याद रखिएगा इतनी बात। 10वां प्रश्न पूछा गया है, ऑपरेशन संभव आंध्र प्रदेश में किसके विरुद्ध चलाया गया? उत्तर होगा माओवाद के विरुद्ध, माओवादियों के विरुद्ध आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन संभव चलाया गया साथियों। आंध्र प्रदेश में किस लिए? तो माओवाद जो है साथियों वो समाप्त के लगभग में था आंध्र प्रदेश में, लेकिन फिर एक महीने से वहां पर कुछ गतिविधियां देखी गई हैं, इसीलिए उसको जड़ से समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले में ऑपरेशन संभव चलाया गया और आंध्र प्रदेश सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि 2026 तक अपने राज्य से माओवाद का उन्मूलन कर देंगे। 11वां प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश में जीआई टैग मिला है, इस नाते हमारे यूपी स्पेशल के विद्यार्थी परीक्षार्थी यूपी में एग्जाम देने वाले खास तौर पर इसको याद रखिएगा, परीक्षा में ये जरूर आएगा क्वेश्चन। मथुरा पोशाक और मेरठ बिगुल यानी ए और बी ये दोनों को साथियों जीआई टैग हमारे यूपी से प्रदान किया गया है। ये मथुरा पोशाक है जो भगवान कृष्ण श्री कृष्ण का पोशाक है वो, और ये मेरठ का बिगुल है जो आजादी का प्रतीक है साथियों। हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर पढ़े हैं, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिकन डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन जो हम लोग समारोह करते थे, जो हम लोग कार्यक्रम और रैली निकालते तो उसमें ये बिगुल बजाया जाता था, वही स्वतंत्रता का प्रतीक मेरठ बिगुल है और मथुरा पोशाक है भगवान कृष्ण का पोशाक। तो ये दोनों को साथियों यूपी से जीआई टैग प्रदान किया गया है, उत्तर प्रदेश से जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग अधिनियम 1999 में बना था, इसी के तहत वाणिज्य मंत्रालय ने मथुरा पोशाक जो श्री कृष्ण का पोशाक और मेरठ बिगुल जो आजादी का प्रतीक बिगुल है इसको जीआई टैग प्रदान किया। ये बात याद रखिएगा कि जीआई टैग अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य मंत्रालय। जीआई टैग कौन प्रदान करता है? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री वाणिज्य मंत्रालय प्रदान करता है। पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? तो 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग चाय को कितने वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, उसके बाद रिन्यूअल इसको करना रहता है। अच्छा, हमारे देश में 2030 तक कितना टारगेट है? तो 2030 तक केंद्र सरकार का टारगेट है 10,000 जीआई टैग प्रदान कर देना। और इसका अगर पूछा जाए रजिस्ट्री कार्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई में, तमिलनाडु की चेन्नई में जीआई टैग का रजिस्ट्री कार्यालय है। तो साथियों ये था आज का 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, जीएस पढ़िए, हिंदी पढ़िए और डेली करंट अफेयर से जरूर जुड़िए। साथियों करंट अफेयर को अपने आदत में बना लीजिए, हैबिचुअल हो जाइए करंट अफेयर का। डेली 10-15 मिनट आपको करंट अफेयर पढ़ना है। जो पहले लोग जो है 3 घंटा 4 घंटा न्यूज़पेपर को पढ़ने में देते थे, आपको 10 से 15 मिनट में करंट अफेयर अपने चैनल पर मिल जा रहा है। डेली करंट अफेयर पढ़िए कम से कम समय में, उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए मन लगा करके, सिलेक्शन लीजिए। साधुवाद आशीर्वाद है हमारा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।